आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। और सबसे पहले व्याकरण पढ़ेंगे तो जो पढ़ रहे हैं अपन हिंदी, तो अपनी हिंदी है क्या उनके बारे में थोड़ा सामान्य जानकारी अपन पहले पढ़ लेते हैं। हिंदी एक भाषा है। दैनिक जीवन में अपने विचारों के संप्रेषण के लिए भाषा का होना अनिवार्य है। किसके लिए? अपने विचारों के संप्रेषण के लिए। अपने जो विचार है उनको प्रकट करना, किसी को बताना, संप्रेषित करना। तो भावों को बताने के लिए जरूरी है भाषा। अपने मंतव्य या विचारों को संप्रेषित करने के माध्यम को भाषा कहा गया है। अपने जो विचार है, अपना जो मंतव्य है उसको संप्रेषित करना यानी भेजना, और भेजने का जो माध्यम है, जोड़ने का जो माध्यम है इसको, वह है भाषा। और भाषा के निरंतर विकास के लिए उसके सुनिश्चित व्याकरण का होना आवश्यक है। अब देखिए क्या जरूरी क्या है? सुनिश्चित व्याकरण किसके लिए? भाषा के विकास के लिए। तो अपन शुरुआत करेंगे वर्ण विचार से, यानी भाषा के बारे में सामान्य जानकारी। विभिन्न शब्दों के उच्चारण करने में मुख से निकली विभिन्न ध्वनियां अक्षर कहलाती है। विभिन्न शब्दों का उच्चारण जब अपन उच्चारण करेंगे और मुख से जो ध्वनियां निकलती है उनको अक्षर कहते हैं। और आपको बता दें अक्षर या वर्ण दोनों समान ही हैं। अब देखिए अक्षर यानी सर, विनाश, यानी जो अक्षर होते हैं उनका विनाश नहीं होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, और वर्ण है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके क्या नहीं किए जा सकते? टुकड़े नहीं किए जा सकते। अपन शुरुआत करेंगे वर्ण से। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब देखिए स्वर वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के किया जाता है वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के किया जाता है, यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में हमें दूसरे किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। तो स्वर जैसे परिभाषा आपने पढ़ी कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्णों के नहीं हो सकता। अब देखिए स्वरों की जो संख्या है हिंदी के अंदर 11। हिंदी के अंदर जो स्वरों की संख्या है वो कितनी है? 11। अ, ई, उ, री जो चार है वह ऋस्व स्वर यानी मूल स्वर। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ जो संख्या है 7, ये दीर्घ स्वर है। तो हिंदी के अंदर 4 जो ऋस्व स्वर है या उसको मूल स्वर भी कह सकते हैं, और जो 7 है जो है दीर्घ स्वर। अब हम लेंगे व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वरों की सहायता के नहीं हो पाता है, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। यानी जिन वर्णों का अपन उच्चारण करेंगे तो जिनका उच्चारण करने में स्वरों की सहायता लेनी होगी, यानी इनके बिना हम व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, किसकी सहायता ली जाती है? स्वरों की सहायता। किनके उच्चारण में? व्यंजन वर्णों के उच्चारण के अंदर। यानी व्यंजन वर्णों का जब अपन उच्चारण करेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी स्वरों की, यानी स्वरों के बिना हम जितने भी जो व्यंजन वर्ण हैं उनका क्या नहीं कर पाएंगे? उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो हिंदी के अंदर जो व्यंजनों की संख्या है वो 33 है। क से लगा के म तक जो 25 अक्षर है, 25 वर्ण है, वह है स्पर्श व्यंजन। इसको अपन कहते हैं स्पर्श व्यंजन। अब देखिए स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन का अर्थ क्या होता है? और ये 25 स्पर्श व्यंजन ही क्यों? जब अपन इनका उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो हमारी जो तालु है तो मुख के विभिन्न भागों के अंदर स्पर्श करती है। जब प्राणवायु बाहर निकलती है तो विभिन्न भागों में क्या होता है? स्पर्श होता है। और स्पर्श करने पर इन ध्वनियों का, इन वर्णों का उच्चारण होता है, इसलिए इसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन जो 25 है। उसके बाद में य, र, ल, व जो स्यार है वो अंतस्थ है। अब देखिए अंतस्थ यानी मध्य में जब अपन इसका उच्चारण करेंगे
तो ये बीच में ही रहेंगे, यानी जो वायु है वो बाहर नहीं निकलेगी और ये वर्ण बीच में ही रहेंगे। और उसके बाद देखिए छ और ह जो ऊष्म वर्ण है, जब हम इनका उच्चारण करते हैं ऊष्म वर्ण, यानी जब उच्चारण करेंगे तो गर्म वायु है वह बाहर निकलती है, इसलिए इनको कह दिया ऊष्म वर्ण। तो व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ रहे थे। 25 है वो स्पर्श व्यंजन, उसके बाद में 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म और 4 है वह संयुक्त वर्ण है। संयुक्त का अर्थ आपको पता ही होगा, यानी 2 अक्षरों से मेल से बने होते हैं। देखिए क और च अक्षर आधा त र त्र। अब देखिए नोट कर लीजिए आधा अक्षर। अब देखिए हलंत, यानी जिसका अर्थ होता आधा। जहाँ हलंत लगा हुआ होता है तो वह आधा अक्षर होता है। अब र देखिए एक रेफ र और एक पूरा र, यानी हलंत लगा हुआ है, तो ये किस प्रकार से जुड़ते हैं ये समझा रहा हूँ मैं आपको र के बारे में। अगर पूर्ण र है, यानी जिसके अंदर स्वर मिला हुआ है, स्वर से पहले ये र, तो वह हमेशा नीचे जुड़ेगा तिरछी लाइन के अंदर। और दूसरा र आधा है तो वह जुड़ेगा ऊपर इस तरह से। छोटा हमेशा ऊपर बैठता है और बड़ा हमेशा नीचे। अगर बड़ा रहा है तो हमेशा नीचे जुड़ेगा, यानी उसके अंदर स्वर जुड़ा हुआ है तो वह नीचे रहेगा। स्वर से पूर्ण है, यानी स्वर से पहले है तो वह नीचे जुड़ेगा, और स्वर के बाद में है तो वह ऊपर जुड़ेगा। देखिए प्रकाश, प्र, तो इसके अंदर वह आधा है, र पूरा है। और अब देखिए ध्रम, जो माँ के ऊपर जुड़ा हुआ है, समझ सकते हैं कि यह आधा र है। जब इसको लिखेंगे र प्लस माँ प्लस अ, यानी अ जो जुड़ा हुआ है, जो स्वर जुड़ा हुआ है माँ के अंदर जुड़ा हुआ है, तो र है वह आधा है। अब देखिए त्र, आधा त और र। अब इसको करेंगे तो आधा त, अब देखिए ये आधा तो हो गया, और र पूरा है, हलंत लगा हुआ नहीं है, तो वह तीसरी लाइन के अंदर नीचे जुड़ेगा। तो ये जुड़ गया नीचे, यानी ये बन गया त्र। उसके बाद देखिए ज, आधा ज नौ ये बना, और छ और र जुड़ेगा तो छ्र, यानी यहाँ रूप भी चेंज हो जाएगा और र उसके नीचे जुड़ जाएगा। तो ये 4 है वह संयुक्त वर्ण है। और उसके बाद लेते हैं अनुस्वार। अंग और अह ये स्वर में नहीं आते हैं, ये न। तो देखिए यहाँ पे अयोगवा, अयोग, यानी जिसका कोई योग नहीं, यानी ये न तो स्वर में आते हैं और न ही व्यंजन के अंदर। जो आप डॉट देख रहे हो, जो बिंदी ऊपर लगी हुई है, ये अनुस्वार बोलते हैं इसको, और ये 2 जो डॉट लगे हुए हैं इसको विसर्ग बोलते हैं। अनुस्वार और विसर्ग के अंदर, अनुस्वार को बता दो जो पंचम अक्षर है, जो 5th अक्षर है, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर है। प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर। तो उसको अपन अनुस्वार के अंदर बदल सकते हैं। न, न, न और मा। तो इन 5 को अपन जो पंचम अक्षर है इसको किस में बदल सकते हैं? अनुस्वार के अंदर।
इसको अपन अनुस्वार में बदल सकते हैं। फिर देखिए विसर्ग, तो ये हिंदी शब्दों को संस्कृत बनाते हैं तब इसका उपयोग किया जाता है, और इनका जो उच्चारण होता है वो अपन हा के रूप में करते हैं। और उसके बाद में दो अक्षर और अपने सामने आते हैं, ढ और ढ, जिसे द्विगुण या उपचित वर्ण कहते हैं। उपचित यानी जिसका अर्थ होता है फेंका हुआ। अब ये दो वर्ण एक ऐसे अक्षर हैं जिनका प्रयोग हमेशा कब कहाँ किया जाएगा, अक्षर के बीच में, जो शब्द होगा उसके बीच में प्रयोग किया जाएगा। देखिए सड़क, सड़क, अगर अपन इसको नहीं लगाएंगे तो इसको जब उच्चारण करेंगे तो इसको पढ़ेंगे सड़क। ये ढ और ढ, इनका जो प्रयोग किया जाएगा वह हमेशा बीच में किया जाएगा या अंत में किया जाएगा, यानी इन दोनों का प्रयोग शब्द के पहले नहीं होगा। शब्दों के प्रथम अक्षर के रूप में प्रयोग नहीं होगा, प्रथम अक्षर के रूप में प्रयोग नहीं होगा। यानी अगर शब्द से पहले जो पहला शब्द है और सबसे पहले अगर ड या ढ आ गया, अगर आपने बिंदी लगा दी, इसका मतलब आपका गलत हो जाएगा। इन शब्दों की शुद्धता के लिए इन दोनों शब्दों जो अक्षर है इनका प्रयोग हमेशा बीच में किया जाएगा। वो उदाहरण देख सकते हैं आप। अगर इसको अपन पढ़ेंगे तो पेड़, लेकिन जैसे अपन इनका उच्चारण करेंगे द्विगुण का, ये हो जाएगा पेड़, घोड़ा। तो बहुत सारे शब्द हैं। और एक शब्द आपको बता, जैसे डमरू, जो शब्द का पहला अक्षर है, अगर इसके नीचे आपने डॉट लगा दिया तो क्या हो जाएगा, डमरू। यानी डमरू ना होकर क्या हो जाएगा, डमरू हो जाएगा। यानी ये जो शब्द है वो गलत हो जाएगा। तो शब्द का जो शुरुआती अक्षर है उसके नीचे बिंदी नहीं लगेगी डॉट।